रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। जो पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन होता है, जो पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाता है या कम करता है, और जो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है जो कि एंगुलर स्पीड को कम या ज्यादा करता है, उनमें आपस में क्या रिलेशन है वो हम लोग स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है जो किसी v वेलोसिटी से, जब आप इसको देख रहे हो तो ये v वेलोसिटी से घूम रहा है यहाँ पे, है ना, v वेलोसिटी से घूमता हुआ आपको दिखाई दिया। ठीक, मान लो कि ये जो पार्टिकल है ये घूम रहा है यहाँ पे, और इसके सर्कल की जो रेडियस है, इसके सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो r के बराबर है। अगर हम ये जो सर्कल का सेंटर है इसको ओरिजिन मान लें तो ये हो गया O पॉइंट ओरिजिन, और जहां पे अभी पार्टिकल है उसकी तरफ अगर एक वेक्टर ड्रॉ कर दे तो इसको हम बोल देंगे पोजीशन वेक्टर r, जो कि r से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है या बताया हुआ है। ठीक है, तो एक पार्टिकल यहाँ पे हमने कंसिडर किया है जो अभी जब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये v वेलोसिटी से आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r वेक्टर के बराबर है। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है, यहाँ पे ये कंडीशन मैंने एज्यूम करी है। अब क्योंकि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है उस डायरेक्शन में आप राइट हैंड फिंगर्स को घुमा के चेक करो, हम आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा, मतलब आउटवर्ड्स यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ओमेगा किधर होगा, आउटवर्ड्स। ठीक है, आर वेक्टर और वी वेक्टर इस बोर्ड वाले प्लेन में है, लेकिन ओमेगा किधर होगा, बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब हम एक रिलेशन ऑलरेडी जानते हैं कि v किसके बराबर होता है, ओमेगा क्रॉस r के बराबर होता है। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और उसका जो पोजीशन वेक्टर r होगा जो कि सर्कल की रेडियस के बराबर होगा जिसका मैग्नीट्यूड, उन तीनों में ये रिलेशन है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। v इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा क्रॉस r होगा। ठीक है जी, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि जब भी हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा dv बाई dt के बराबर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कम या ज्यादा हो रही हो, तो हम ओमेगा को मान लेते हैं कि ये चेंज हो रहा है। ओमेगा यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, और r तो इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली चेंज होता ही रहेगा। r का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा r वेक्टर का, लेकिन अभी पार्टिकल यहाँ पे है तो r वेक्टर इधर होगा, जब यहाँ पे होगा तो r वेक्टर इधर होगा, जब यहाँ पे होगा तो r वेक्टर इधर होगा, यहाँ पे होगा तो r वेक्टर इधर होगा। तो r वेक्टर की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इसका मतलब r वेक्टर भी यहाँ पे टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। तो ये दोनों ही क्या हो गए, यहाँ पे वेरिएबल हो गए। तो जब भी आपको दो वेरिएबल दे रखे हो और आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो दोनों का बारी बारी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक बार एक को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे का करेंगे, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे, वो वाला मेथड लगाना है। तो ओमेगा को मैं एज इट इज लिख देता हूं कांस्टेंट मानते हुए एक बार, और r का डिफरेंशिएशन कर देता हूं dr बाई dt। ठीक है, और इसी तरीके से अब ओमेगा को आप डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि लिखो d ओमेगा बाई dt, और इस बार r को क्या मान लो, कांस्टेंट मान लो। एक चीज का ध्यान रखना है, देखो मैंने ऑर्डर चेंज नहीं किया है, ओमेगा पहले था तो दोनों फॉर्मूलों के अंदर या दोनों बार डिफरेंशिएशन के अंदर ओमेगा पहले ही लिखा है। ओमेगा क्रॉस आर है ना, तो ओमेगा पहले आएगा, आर वाली टर्म हमेशा बाद में आएगी। ठीक है, अब ये जो dr बाई dt है ये तो होता है वेलोसिटी, dr बाई dt मतलब चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब ये तो वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन बराबर आएगा ओमेगा क्रॉस v प्लस ये डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, ये तो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। डी ओमेगा बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये आ गया अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। तो ये अपने पास में जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला आ गया। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये दो पार्ट्स में आ रहा है, देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब इन दोनों का मतलब क्या है वो समझते हैं। ये दो अलग अलग टाइप के एक्सेलरेशन है और जिनका वेक्टर एडिशन करने से आपको टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मिल रहा है। तो ये वाला एक्सेलरेशन किस नाम से जाना जाएगा, ये वाला एक्सेलरेशन किस नाम से जाना जाएगा, ये हम स्टडी कर रहे हैं। ओमेगा क्रॉस वी की डायरेक्शन चेक करो किधर आ रही है, ओमेगा किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इधर लिखा हुआ भी है, ये ओमेगा की डायरेक्शन है। ठीक है, वी किधर है, ऊपर की तरफ है। अब ये जो ओमेगा वेक्टर है यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं एक बार, ओमेगा क्रॉस वी की डायरेक्शन चेक करने के लिए। तो ओमेगा की डायरेक्शन आउटवर्ड है, वी ऊपर है, आपको करना है ओमेगा क्रॉस आर। तो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन यानी कि ओमेगा की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को रखो, और सेकंड वेक्टर यानी कि ऊपर की तरफ राइट हैंड फिंगर्स को घुमाओ।
तो थंब किधर जा रहा है, ये सर्कल के सेंटर की तरफ जा रहा है, देखो इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है ये। तो ये जो एक्सेलरेशन है कौन सा, ओमेगा क्रॉस बी, ये किधर आ रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है। इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये सेंटर की तरफ आ रहा है, जो पार्टिकल पे काम कर रहा है। अब क्योंकि ये एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, ये वाला, ये इस सर्कल के सेंटर की तरफ है, इसलिए इसका नाम होगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल। तो इसको मैं अलग लिख देता हूं कि ये है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और ये जो दूसरा वाला एक्सेलरेशन आएगा इसको सॉल्व करने से, वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, उसका नाम कैसे रखेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा क्रॉस आर। मान लो कि पार्टिकल की वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो अल्फा की डायरेक्शन वही मानी जाएगी जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अल्फा की डायरेक्शन किधर है, यहाँ पे आउटवर्ड। आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, इधर पार्टिकल की तरफ, ये है आर वेक्टर। तो अल्फा क्रॉस आर करना है, तो अल्फा की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को रखो और आर वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाओ। तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब चेक करो कि अपवर्ड डायरेक्शन में कौन है, यहाँ पे वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन में आ रहा है। या ऐसे बोल दो कि सर्कल के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसी डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन आ रहा है, इसलिए इसका नाम होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे इसको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये वाला जो एक्सेलरेशन है इसका नाम क्या है, बोलो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आया समझ में। जब हमने पार्टिकल का जो कि एक सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये माना हुआ है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लो इंक्रीज हो रही है, जब हमने इसका एक्सेलरेशन फाइंड किया, कैसे, ये वेलोसिटी की इक्वेशन आपको पता थी, इसके लिए इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया तो इससे आएगा अपने पास एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करते टाइम पे हमारे पास दो टर्म आ रही है, डिफरेंशिएट करने पे दो टर्म आ गई है। तो ये दो टाइप के एक्सेलरेशन है जिनका वेक्टर एडिशन करने से आपको पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन मिलेगा। ये ए क्या है, इस ए को हम बोलेंगे टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। कौन सा एक्सेलरेशन, टोटल। पार्टिकल का जो टोटल एक्सेलरेशन है वो तो है ए। ये ओमेगा क्रॉस बी क्या है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये इस सर्कल के सेंटर की तरफ है, इसलिए इसका नाम क्या है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ये वाला जो एक्सेलरेशन आएगा सॉल्व करने पे, ये आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में या वेलोसिटी की डायरेक्शन में। ये मान रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो इस पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में आएगा। और क्योंकि ये सर्कल पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रख दिया। तो एक तरह से जो टोटल एक्सेलरेशन है वो दो टाइप के एक्सेलरेशन का सम है, एक तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इन दोनों का आप वेक्टर एडिशन करोगे तब जाके आपके पास क्या आएगा, टोटल एक्सेलरेशन निकल के आएगा। एक चीज और देख के बताओ, जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है जो हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होगा, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो हमेशा सर्कल पे जहां पे पार्टिकल है वहां पे टेंजेंट के अलोंग होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कितना एंगल है, 90 डिग्री। अब अगर मैं टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहूं ए, तो उसके लिए आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। इनके बीच का एंगल कितना है, डायग्राम से पता चल रहा है कि इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो आप जो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला है, जब भी आप दो वेक्टर को ऐड करते हो ए और बी को, उनके बीच में एंगल होता है थीटा, तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो लगाएंगे। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस 2AC इंटू AT इंटू cos 90। cos 90 वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया अपने पास नेट एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला। आया समझ में। और जो नेट एक्सेलरेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। AT और AC का जो रिजल्टेंट है वो बीच में कहीं आएगा, मान लो इधर आएगा। ये है नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये जो नेट एक्सेलरेशन है या टोटल एक्सेलरेशन है, इसी का दूसरा नाम होता है लीनियर एक्सेलरेशन। इसी को कई बार हम लीनियर एक्सेलरेशन भी बोलेंगे। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और आपको पूछ लिया कि बताओ पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कौन सा एक्सेलरेशन बताओगे, टोटल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन। अगर बोले कि पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है इस रेट से, तो वो आपको दे रखा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड किस रेट से बढ़ रही है उसी को हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है,
और सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, जो पार्टिकल को घुमाने के लिए जरूरी है। आया समझ में? अब एक सिंपल सी चीज और याद रखो इसमें, जब भी आप किसी भी एक्सेलरेशन को मास ऑफ द बॉडी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फोर्स मिलेगा। न्यूटन का सेकंड लॉ होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़ा हुआ है आपका। तो अगर मैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मान लो बॉडी का मास है m, तो m से अगर मैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स m इंटू AC किसके बराबर होगा? सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी कि सेंटर की तरफ बॉडी पे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कौन सा फोर्स मिलेगा? टेंजेंशियल फोर्स, जिस पे इधर लग रहा होगा m इंटू AT। और अगर मैं टोटल एक्सेलरेशन को बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टोटल फोर्स मिलेगा या नेट फोर्स मिलेगा जो बॉडी पे लग रहा होगा। आया समझ में? तो एक्सेलरेशन जब भी आपको पता हो किसी बॉडी का, उसको आप मास ऑफ द बॉडी से मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन फोर्स निकल के आ जाएगा। अगर आपको एक्सेलरेशन बॉडी का पता है, मास बॉडी का पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? अपने पास में फोर्स आ जाएगा जो उस बॉडी पे लग रहा होगा। अब जिस टाइप का एक्सेलरेशन है उस टाइप से मैं इनको नाम दे रहा हूं। जैसे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई किया बॉडी के तो आया सेंट्रीपेटल फोर्स। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को बॉडी के मास से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? टेंजेंशियल फोर्स। अगर टोटल एक्सेलरेशन को बॉडी के मास से मल्टीप्लाई किया तो आया टोटल फोर्स या नेट फोर्स। इस तरीके से याद रखना है। आया समझ में? ठीक है, अब इन दोनों की थोड़ी सी और बात करेंगे, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, क्योंकि इसके बारे में एक दो डिटेल और आपको याद रखनी है। पहला कौन सा बताया था? ये है कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला अपने पास निकल के आया अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, और दूसरा एक्सेलरेशन कौन सा आया अपने पास? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला क्या है? ओमेगा क्रॉस वी, जो अपने पास अभी कैलकुलेशन से निकल के आया। ठीक है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। पहले इन सब की डायरेक्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा अपने लिए समझना। कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, अभी यहां पे है ये। ठीक है, पहले तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बता दो। तो मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये बताओ कि जो पोजीशन वेक्टर आर है वो किधर होगा? तो जहां पे पार्टिकल होता है सेंटर से उस पार्टिकल की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, इसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन किधर लोगे? वो हमेशा सेंटर की तरफ होगा, तो पार्टिकल का जो सेंटर है उसकी तरफ पार्टिकल पे ये एक्सेलरेशन काम करेगा। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा जाएगा? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन AC। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर लोगे? तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में आएगा, इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और इन दोनों का जो टोटल आएगा वो बीच में आएगा, जिसको हम नेट एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो कि इन दोनों का वेक्टर एडिशन होता है। लिख देता हूं, इनका वेक्टर एडिशन करने पे यानी कि रिजल्टेंट फाइंड करने वाले फॉर्मूले से नेट एक्सेलरेशन आएगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और किसी भी एक्सेलरेशन को बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। जैसे आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? टेंजेंशियल फोर्स। और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सेलरेशन कोई भी टाइप का हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या टोटल एक्सेलरेशन, सबकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट सबकी क्या होगी? बोलो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? चाहे कोई भी टाइप का एक्सेलरेशन हो। एंगुलर एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो अलग होती है, वो अलग एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो खास बात देखो, यहां पे जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और मान लो कि पार्टिकल की जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अगर पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर पार्टिकल की जो स्पीड है, इधर लिख रहा हूं, इफ v इज इंक्रीजिंग, अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मानी जाएगी वो वेलोसिटी के अलोंग मानी जाएगी। AT विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। आया समझ में?
अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो डेफिनेटली उस पर पॉजिटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसका काम है स्पीड को कम करना या ज्यादा करना। अगर पार्टिकल की स्पीड ज्यादा हो रही है इसका मतलब पॉजिटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम कर रहा है उस पे, और उसकी डायरेक्शन क्या मानी जाएगी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी के अलोंग। और अगर दूसरा केस है ये भी हो सकता है इसमें कि पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसकी बात हो रही है, जिसको स्पीड बोल सकते हो, तो अगर पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है तो उस कंडीशन में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में माननी है। जो 80 की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के अपोजिट यानी कि नीचे की तरफ मानोगे। कब, जब वेलोसिटी या जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? अगर जैसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड को वो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब वो स्पीड को डिक्रीज करेगा। ठीक है, वही काम यहां पे है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करेगा, स्पीड को कम करेगा या ज्यादा करेगा। कम कर रहा है तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो वेलोसिटी के अपोजिट मान लो इसको। और अगर ये स्पीड बढ़ा रहा है तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग होगी, तभी तो बढ़ा पाएगा स्पीड। ठीक है, तो ये याद रखना है पॉइंट। हाँ, एक केस इसमें ये भी हो सकता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो। कब जीरो होगा बताओ, जब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या स्पीड कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रह सकती क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदलेगी सर्कुलर मोशन में। हम ये बोलेंगे कि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हो तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। क्या याद रखना है कि अगर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, तीसरा केस आप इसको लिख सकते हो, तीसरा केस मैं लिख रहा हूं यहां पे, इफ v इज कांस्टेंट यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी जीरो। पार्टिकल पे कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा अगर स्पीड कांस्टेंट है। और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है तो अल्फा यानी कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी जीरो ही आएगा। आर को इसके नीचे लिखोगे ना, अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखा जाए फॉर्मूले को, तो ये लिखा जाएगा अल्फा इंटू आर। ये क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो साइन थीटा आएगा साथ में, लेकिन अल्फा की डायरेक्शन और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, इसलिए जो साइन 90 है वो 1 बन जाएगा। तो सीधा आप क्या लिख सकते हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो अगर 80 जीरो है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, तो अल्फा क्या आएगा, आर को अगर जीरो के नीचे लिखोगे तो जीरो ही आएगा। तो याद रखना है कि अगर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। याद रहेगा ये, क्लियर एकदम। तीनों पॉइंट याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग होगा। पार्टिकल की स्पीड घट रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा या एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, दूसरा है इसके अंदर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। अब आपको v और ओमेगा में एक रिलेशन याद है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप इस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को दो और तरीके से लिख सकते हो। पहले तो इसको स्केलर फॉर्म में लिख लो, इस फॉर्मूले को, यह आएगा AC इक्वल टू ओमेगा इंटू वी। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट को हटाओगे तो आएगा साइन थीटा, ओमेगा क्रॉस वी को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा वी साइन थीटा। लेकिन थीटा कितना है यहाँ पे, ओमेगा की डायरेक्शन है आउटवर्ड क्योंकि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाओ, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड। तो एंगुलर वेलोसिटी आउटवर्ड होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी यहाँ पे आउटवर्ड होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी आउटवर्ड है, v की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ ना। याद रखो, v ऊपर की तरफ, ओमेगा बाहर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। आया समझ में? अगर एंगल 90 है तो ओमेगा क्रॉस v क्या आएगा, ओमेगा इंटू वी इंटू साइन 90, साइन 91। तो सीधा फॉर्मूला क्या बन गया, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बराबर ओमेगा इंटू वी। अब ये वाला जो रिलेशन है इसको यूज करो, v की जगह लिख दो ओमेगा इंटू आर। तो बताओ AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, v की जगह लिखा मैंने ओमेगा इंटू आर, तो ये आ गया सॉल्व करने पे ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इस रिलेशन को मैं यूज कर रहा हूं। अगर आप ओमेगा को लिख दोगे v बाई आर, ओमेगा को क्या लिख दोगे, v बाई आर, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बन जाएगा v बाई आर इंटू वी, यानी कि v स्क्वायर अपॉन आर। क्या आ गया, v स्क्वायर अपॉन आर आ गया। तो देखो तीन फॉर्मूले आप सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के यूज कर सकते हो। एक साथ लिख देता हूं, ओमेगा इंटू वी
या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तीनों में से जैसा डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा वैसा फॉर्मूला यूज करना है। अगर ओमेगा और वी दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगा के सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। अगर ओमेगा और आर दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर वी और आर दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। आ रही है बातें समझ में? ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन काम करता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है इस एक्सेलरेशन की वजह से उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स। साइमल्टेनियसली इस पार्टिकल के ऊपर एक बाहर की तरफ भी फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलेंगे उसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो एक्सेलरेशन इधर काम कर रहा होगा उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। और उसका जो फॉर्मूला है वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उसी के बराबर होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन दोनों के फॉर्मूले सेम है, तो कोई भी आपको पूछे तो सेम ही फॉर्मूला चिपकाना है। सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनका फॉर्मूला भी सेम है। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको अगर m से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हैं, तो m से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सेंट्रीपेटल फोर्स अपने पास आ जाएगा। जैसे इसको m से मल्टीप्लाई करो तो m ओमेगा v, इसको m से मल्टीप्लाई करो तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इसको m से मल्टीप्लाई करो तो m v स्क्वायर अपॉन आर। ये सब किसके फॉर्मूले हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स के फॉर्मूले हैं। और यही फॉर्मूला हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए भी यूज करते हैं। ये समझ में आया क्या? सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बराबर होंगे, तभी पार्टिकल यहां पे मेंटेन है। अगर ये ज्यादा होगा तो ये इधर चला जाता, ये ज्यादा होता तो ये इधर चला जाता, ये कहीं नहीं जा रहा। सर्कुलर मोशन करने के दौरान सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स और बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स हमेशा बराबर होता है। इसलिए सेंट्रीपेटल फोर्स का जो फॉर्मूला है या उसका जो मैग्नीट्यूड है वही क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड या इसका फॉर्मूला होगा। तो दोनों के फॉर्मूले सेम है। कौन से फॉर्मूले? सेंट्रीपेटल फोर्स के और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। ये वाला फॉर्मूला दोनों के लिए लगेगा, याद कर लेना इसको। बोलो आया क्या समझ में? क्लियर एकदम? पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, फाइंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग। सेकंड केस है स्पीड इज डिक्रीजिंग और थर्ड केस है स्पीड इज कांस्टेंट। तीन अलग अलग केस बताएं। पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है और कांस्टेंट है। तीन अलग अलग केस हैं और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन चूज करनी है कि पहले केस में डायरेक्शन किधर आएगी, सेकंड केस में डायरेक्शन किधर आएगी। इस तरीके से हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। पहले केस में ये बताओ कि यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इस पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम करेगा, जो कि इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? वेलोसिटी के अलोंग माना जाएगा। तो ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। पार्टिकल अभी इस पोजीशन पे है और ये भी स्पीड से घूम रहा है, और अगर इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब इस पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर काम करेगा? वेलोसिटी के अलोंग। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो दूसरे टाइप का एक्सेलरेशन है वो हमेशा किधर काम करता है? वो सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इधर लग रहा होगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसी को हम बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। ये आएगा टोटल एक्सेलरेशन। तो ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है बताओ, देख के डायग्राम। इनमें से कौन सी डायरेक्शन ये है? इधर फोर्थ वाली, यानी कि पहले का आंसर क्या हो गया? फोर्थ। आया समझ में? ऐसे अब सेकंड केस देखो। सेकंड केस देखेंगे। अब सेकंड केस में इसने बोला स्पीड इज डिक्रीजिंग। अगर पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है तो इस पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मानी जाएगी, क्योंकि ये स्पीड को कम करेगा। तो 80 अगर नीचे होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर नीचे है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इधर है, तो दोनों का रिजल्टेंट बीच में कहीं आएगा जिसको लीनियर एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो कौन सी डायरेक्शन सही होगी? 6 वाली। ठीक है, सेकेंड केस में कौन सी डायरेक्शन में होगा? लीनियर एक्सेलरेशन 6 वाली जो डायरेक्शन है ना उधर होगा ऐसे, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेकंड केस में डाउनवर्ड लेना है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, थर्ड केस है स्पीड इज कांस्टेंट। अगर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, उसकी स्पीड में चेंज नहीं आता, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कोई काम नहीं है यहाँ पे, वो हो जाएगा 0। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर 0 है तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन इस पे काम करेगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सेंटर की तरफ होगी। यानी कौन सी डायरेक्शन चाहिए इसमें से?
फिफ्थ वाली डायरेक्शन सही आएगी। बोलो आया क्या समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है। जो जो चीजें गिवन है सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं एक बार। पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है, मीटर में चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आएगा 1/4 मीटर। ठीक है, 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में चेंज कर लिया। और आपको क्या दे रखा है, ये किस स्पीड से घूम रहा है, तो इसके लिए दे रखा है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये क्या चीज दे रखी है, ये तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है रेवोल्यूशन पर सेकेंड या रोटेशन पर सेकेंड। तो ये 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड दे रखी है। इस फ्रीक्वेंसी से ये चक्कर लगा रहा है। पूछा है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा। पहले एक चीज यहां पे चेक करो, क्या पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी यहां पे कांस्टेंट है या टाइम के साथ में चेंज हो रही है। तो इसने बोला कि 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड लगा रहा है, जो कि फिक्स है। अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो इससे जो ओमेगा की वैल्यू आएगी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी आएगी, जिसका फॉर्मूला होता है 2πf, वो भी कांस्टेंट आएगी। 2π इंटू एफ की वैल्यू है 2, यानी कि आएगा 4π रेडियन पर सेकेंड। ये अपने पास क्या आ गया, ये आ गई एंगुलर वेलोसिटी। अगर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, याद रखना है, अगर पार्टिकल की स्पीड या उसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है तो उस केस में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। हियर ओमेगा इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन विल बी 0। अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है तो कौन सा वाला एक्सीलरेशन आपको कैलकुलेट करवा रहा है, ये करवा रहा है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, क्योंकि 2 एक्सीलरेशन काम करते हैं पार्टिकल पे सर्कुलर मोशन के दौरान। अगर पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एक सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्योंकि 0 है यहाँ पे, इसका मतलब इस पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन काम करेगा, जिसका फॉर्मूला होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ओमेगा दे रखा है, आर दे रखा है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो 4π और रेडियस कितनी है 1/4, आंसर क्या आएगा 4π स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। आया समझ में, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मास ऑफ 2 किलोग्राम इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मींस ऑफ ए स्ट्रिंग एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ये जब भी बोलता तो स्पीड है, लेकिन ये जो यूनिट है ना उससे आपको पता लगाना कि क्या दे रखा है। इसने बोला स्पीड ऑफ 5 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये रेवोल्यूशन पर मिनट हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इससे हम ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ओमेगा इक्वल टू 2πf वाले फॉर्मूले से ओमेगा कैलकुलेट किया जा सकता है। मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ओमेगा गिवन है, ये मान के चला करो। कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड, द न्यू स्पीड इज नियरली। तो उसकी नई स्पीड क्या होगी, ये बोल रहा है कि धागे में जो टेंशन है ना उसको डबल कर दिया, रेडियस हमने वो की वो रखी हुई है। देखो हॉरिजॉन्टली हम एक पत्थर को धागे से बांध के घुमा रहे हैं, सपोज करो, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो धागा है इसमें टेंशन फोर्स क्रिएट होगा, जो ऑब्जेक्ट से यानी कि इस पत्थर से बाहर की तरफ लगेगा। टेंशन फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ लगेगा, दूर, है ना, ऐसे ये टेंशन फोर्स लग रहा है। अब ये जो टेंशन फोर्स है इसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ये जो पत्थर, ये तो अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है, ये तो सर्कल पे घूम रहा है ऐसे आराम से। इसका मतलब इस पे बाहर की तरफ भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो इस टेंशन फोर्स को बैलेंस कौन करता है, बाहर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका फॉर्मूला वही होता है जो सेंट्रीपेटल फोर्स का होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे मैं एम आर ओमेगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, क्योंकि आपको ओमेगा गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ओमेगा आ जाएगा अपने पास। आर गिवन नहीं है, लेकिन इसने बोला कि वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो उससे हम इसको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप एक चीज देख के बताओ कि यहाँ पे टेंशन फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हमेशा सर्कुलर पाथ पे बाहर की तरफ लगता है। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर पाथ पे बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उस सर्कल के सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। आया समझ में? तो टेंशन फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे मैं दोनों को बराबर कर देता हूं, क्योंकि ये इसको बैलेंस कर रहा है, एम
आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर होगा। ठीक है, अब ओमेगा को आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ लिख सकते हो। ठीक है, अब इसने जो क्वेश्चन में बोला है उसके ऊपर आते हैं। देखो इसने बोला कि कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड। रेडियस कांस्टेंट रखी गई है क्वेश्चन में, तो इस रिलेशन के अंदर आप देख के बताओ कि मास ऑफ द बॉडी यहाँ पे कांस्टेंट है, जो भी मास है, रेडियस भी इसने बोला कांस्टेंट है, ये जो सर्कल की रेडियस है ये भी इसने कांस्टेंट बोल दी, 2 पाई भी यहाँ पे कांस्टेंट है। अब यहाँ पे स्क्वायर होगा तो एफ का स्क्वायर आएगा, मतलब जो टेंशन फोर्स है रस्सी में और जो फ्रीक्वेंसी है, ये टी यहाँ पे टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंशन फोर्स और फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर है वो दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेंशन किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। ये चीज समझ में आई क्या आपको, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होने से टेंशन फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसने बोला कि टेंशन को हमने डबल कर दिया, तो बताओ उसकी नई जो स्पीड है, मतलब एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी पूछी है, रेवोल्यूशन पर मिनट आपको यहाँ पे आंसर में दे रखा है ना, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है। तो बताओ नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T1 अपॉन T2 यहाँ पे बराबर होगा F1 स्क्वायर अपॉन F2 स्क्वायर। T1 अपॉन T2 इक्वल टू F1 स्क्वायर अपॉन F2 स्क्वायर। इसने बोला कि टेंशन को डबल कर दिया, यानी कि T2 इज 2 टाइम्स देन T1, तो ये रेशियो कितना आएगा, 1/2 आएगा। भाई T2 अगर T1 से डबल है तो ये रेशियो क्या आएगा, बोलो 1/2 आएगा। तो F1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वैसे कितनी है, 5 रेवोल्यूशन पर मिनट। यूनिट चेंज नहीं करेंगे, इन्हीं यूनिट्स के अंदर आपको आंसर दिखा रखा है, डिवाइडेड बाई F2 स्क्वायर। तो बताओ F2 क्या आएगा, यहाँ पे दोनों साइड में अंडर रूट कर दो, ये √2 बन जाएगा, ये 5 और ये 5 और √2 मल्टीप्लाई होके आएगा 5√2 और रेवोल्यूशन पर मिनट। ये जो √2 है ये होता है 1.414 सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, लगभग 7 के आसपास कुछ आएगा, तो 7 रेवोल्यूशन पर मिनट अपना फाइनल आंसर होगा। डी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 अपॉन पाई मीटर विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसके ऊपर कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम कर रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन आफ्टर मोशन हैज बिगन, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा वो बताना है। सबसे पहले जो डेटा गिवन हो पहले वो नोट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई करने में आसानी हो जाए। पार्टिकल मूव कर रहा है एक सर्कल पे जिसकी रेडियस है 20 अपॉन पाई मीटर के बराबर और इस पे कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम कर रहा है। ठीक है जी। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड, ये 80 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कब है, एट द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन आफ्टर मोशन हैज बिगन। जब मोशन स्टार्ट हुआ है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, 0। भाई मोशन हैज बिगन का मतलब क्या है, मोशन जब स्टार्ट हुआ उसके दूसरे चक्कर के बाद में, सेकंड रेवोल्यूशन के बाद में उसकी स्पीड इतनी है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कितनी होगी, 0। कितने चक्कर इसने कंप्लीट कर लिए, 2 रेवोल्यूशन, है ना, 2 रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट कर लिए। तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको बताना है, 80 की वैल्यू बतानी है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहां से लाओगे, देखो 2 चक्कर कंप्लीट अगर कर रहा है पार्टिकल तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 2 चक्कर कंप्लीट कर लिए ना, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा कितना होगा, वो एक चक्कर में 2 पाई आर चलता है तो 2 पाई आर इंटू 2 यानी कि 4 पाई आर, इतना डिस्टेंस इसने कवर किया होगा। एक चक्कर में 2 पाई आर चला, दूसरे चक्कर में और 2 पाई आर चला, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई, 4 पाई आर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो बताओ कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो पार्टिकल की, फाइनल वेलोसिटी पता हो, डिस्टेंस पता हो जो उसने कवर करी है, तो आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as इस इक्वेशन को यूज करके क्या एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। हाँ जी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ कितना होगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आएगा 2s को इसके नीचे लिख दो, v की वैल्यू है 80 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0, ये आएगा 2 और s मतलब 4 पाई r की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन पाई। सॉल्व करो क्या आएगा, ये आएगा 6400
डिवाइडेड बाई ये पाई से पाई उड़ जाएगा 160 आएगा, एक जीरो उड़ा के कितना आएगा 40, तो 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होगा अपना एक्सेलरेशन। पार्टिकल इस एक्सेलरेशन से स्पीड बढ़ा रहा है, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन निकल के आया अपने पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाने वाले एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो चाहो तो आप इसके नीचे छोटा सा टी लगा दो, यहां पे भी लगा सकते हो, यहां पे भी लगा सकते हो। तो टी क्या शो कर रहा है कि ये कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। आया समझ में, बोलो जी। अगर ये इस क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ कि पार्टिकल का सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितना है, बता सकते हैं क्या, इजीली बता सकते हैं। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन r। तो v तो हमको पता चली गया, 2 चक्कर बाद में इसने 80 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पकड़ ली, उसी इंस्टेंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। v की वैल्यू कितनी, 80, 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस कितनी है 20 अपॉन पाई, ठीक है, पाई ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 6400 डिवाइडेड बाई 20 इंटू पाई। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एक जीरो उड़ा दो, तो ये आएगा 320 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगर टोटल एक्सेलरेशन पूछता पार्टिकल का दूसरे चक्कर बाद में, तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर देते। 80 और AC इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वाला जो फॉर्मूला है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, वो लगता है 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा के नेट एक्सेलरेशन भी फाइंड किया जा सकता है अगर क्वेश्चन में पूछे तो, ठीक है। आया समझ में। अगला क्वेश्चन है, ए ब्रिज इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 40 मीटर, द ग्रेटेस्ट स्पीड with which a motorcycle can cross the bridge without leaving the ground at the highest point is। ये बोल रहा है कि एक ब्रिज है और वो किस फॉर्म में है, एक सेमी सर्कल की फॉर्म में है, इसके ऊपर एक मोटरसाइकिल चलाई जा रही है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस दे रखी है आपको, ब्रिज की जो रेडियस दे रखी है वो कितनी है 40 मीटर के बराबर है। अब इसके ऊपर एक मोटरसाइकिल चलाई जा रही है, क्या चलाई जा रही है, मोटरसाइकिल। अब ये बोल रहा है कि जब ये हाईएस्ट स्पीड पे होगा पर्सन जो कि बाइक को चला रहा है, ठीक है, जब ये बाइक को चला रहा होगा, तो जब ये ग्रेटेस्ट पॉइंट पे होगा, हाईएस्ट स्पीड पे होगा, तो बताओ कि इसका कांटेक्ट यहां से ब्रिज से छूटे नहीं। अगर रफ्तार ज्यादा होगी तो ये उछल के सीधा आगे चला जाएगा, तो ब्रिज से कांटेक्ट छूटना नहीं चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे। तो उसके लिए ये कितनी मैक्सिमम स्पीड से बाइक चला सकता है इस पॉइंट के ऊपर। पहले तो ये चेक करो कि यहाँ पे कौन कौन से फोर्स इस पर्सन के ऊपर लग रहे होंगे। जब ये बाइक चला रहा होगा तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो इसका वेट फोर्स होगा यहाँ पे, जो किधर लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है, वो तो इसको इस ब्रिज से चिपका के रखेगा। और जब ये किसी स्पीड से इस ब्रिज को क्रॉस कर रहा होगा, किसी v स्पीड से, मान लो हाईएस्ट पॉइंट पे ये मैक्सिमम v स्पीड से मान लो ब्रिज को क्रॉस कर पाता है, तो उस स्पीड से ये जा रहा है, तो इस स्पीड की वजह से इस पर्सन के ऊपर एक बाहर की तरफ भी फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r। याद आया क्या। देखो पर्सन पे दो टाइप के फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो mg और एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर रफ्तार कम होगी तो ये वाला फोर्स कम रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, ये आराम से ब्रिज के ऊपर चिपका हुआ चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसने रफ्तार बढ़ा दी, स्पीड बढ़ने से क्या होगा, ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, और ये फोर्स बढ़ने से ये क्या कर देगा, इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देगा, मतलब इसका ब्रिज से कांटेक्ट छूट जाएगा। तो अगर ये उस मैक्सिमम रफ्तार से जा रहा है जिससे इसका कांटेक्ट भी बना हुआ है, लेकिन उससे अगर ज्यादा स्पीड रखेगा तो ये कांटेक्ट छूट सकता है, तो इसका मतलब इस रफ्तार के ऊपर ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो रहे होंगे, बैलेंस हो रहे होंगे। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी रफ्तार बढ़ा देता है तो ये फोर्स बढ़ जाता है, फिर इसका कांटेक्ट छूट जाएगा। इसका मतलब बैलेंस कंडीशन में, इन बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन का मतलब है जब इसका कांटेक्ट बना हुआ है इस ब्रिज के साथ, क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन r किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। m से m उड़ा दो तो v क्या आएगा, अंडर रूट rg के बराबर। r की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 मीटर, g की वैल्यू 10 ले लो, तो क्या आएगा आंसर 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये बाइक चला सकता है। इससे ज्यादा स्पीड से अगर चलाएगा तो ये इस ब्रिज से कॉन्टेक्ट इसका छूट जाएगा। समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल आर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, इट विल बी एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटर से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है? रेडियस। इसने डायरेक्टली क्वेश्चन में बोला नहीं है कि रेडियस बताओ, इसने क्या पूछा? इट विल बी एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो पार्टिकल पे दो एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं, एक तो लीनियर एक्सेलरेशन बता रखा है इसने और एक एंगुलर एक्सेलरेशन। दो एक्सेलरेशन इसने गिवन है क्वेश्चन में दिए हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लो एक बार, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। लीनियर एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कितना है? एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा, ये दे रखा है 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये बोल रहा है कि पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूरी पे है, मतलब रेडियस पूछिए। ये आपको दे रखा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है। क्या दोनों में कोई रिलेशन होता है? हाँ जी रिलेशन होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर होता है अल्फा इंटू आर के। तो आर पूछा आपको, कितना आसान क्वेश्चन है ये। 80 कितना? 10, अल्फा कितना? 5। आंसर क्या आएगा? 2 मीटर। है कोई ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर वेरीज विद टाइम एज v इक्वल टू टी स्क्वायर। जो पार्टिकल की स्पीड है वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है और पार्टिकल की जो रेडियस है सर्कुलर पाथ की वो दे रखी है 2 मीटर। ठीक है जी। फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एंड नेट एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको तीनों टाइप के एक्सेलरेशन बताने हैं। कौन कौन से? टेंजेंशियल, रेडियल। रेडियल बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को, रेडियस के अलोंग होता है ना वो, इसलिए उसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बताना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है और दोनों का सम यानी कि नेट एक्सेलरेशन भी बताना है। कब? एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो पहले ये देख लेते हैं कि टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। v कितना दे रखा है यहाँ पे? टी स्क्वायर के बराबर। तो एट 2 सेकेंड v विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। इतनी रफ्तार से ये घूम रहा है। अब v आपको पता चल गया, रेडियस आपको पता चल गई। क्या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन फाइंड किया जा सकता है? हाँ जी फाइंड किया जा सकता है। फॉर्मूला है v स्क्वायर अपॉन आर। v की वैल्यू कितनी? 4 और r की वैल्यू कितनी है? 2। तो कितना आएगा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया अपने पास में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, उसके लिए इसी इक्वेशन पे ध्यान दो। v इक्वल टू टी स्क्वायर है, यानी कि जो पार्टिकल की स्पीड है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है और वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं? हम करेंगे डिफरेंशिएशन। dv बाई dt किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन के बराबर होगा। और इससे कौन सा एक्सेलरेशन निकल के आएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो पार्टिकल की स्पीड में चेंज करेगा। तो आपको क्या करना है? v की ये जो इक्वेशन है ना, ये पुट करनी है यहाँ पे। v किसके बराबर है? टी स्क्वायर के। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? 2t। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको चेक करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो t की वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पे। तो 2 इंटू 2 यानी कि आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। ये जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है इसी को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, है ना। तो आपको नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? फॉर्मूला है AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। रिजल्टेंट फाइंड कर दो। AT की वैल्यू है 4 और AC की वैल्यू कितनी है? 8। सॉल्व कर लो स्क्वायर करके। यह आएगा 16, यह आएगा 64, यानी कि अंडर रूट 80 आएगा। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लो इसको। कितना आएगा? क्या हम इसको 16 इंटू 5 लिख सकते हैं अंडर रूट में? 16 से 4 बाहर आ जाएगा फिर, तो 4 रूट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए पॉइंट ऑन द रिम ऑफ ए व्हील हैज ए पेरिफेरल स्पीड of 10 meter per second at an instant and it is decreasing at the rate of 60 meter per second square. If the total acceleration of the point at this instant is 100 meter per second square, then find the radius of the wheel. ये बोल रहा है कि कोई व्हील घूम रहा है, ये मान लो कोई व्हील है,
ठीक है, और ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, इसका सेंटर है। ये बोल रहा है इसकी पेरिफेरल स्पीड, पेरिफेरल मतलब इसकी जो पेरिफेरी है, ये सरकमफेरेंस, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, वहां पे अगर किसी पॉइंट की स्पीड देखी जाए तो वो 10 मीटर पर सेकंड के बराबर आ रही है। कितनी आ रही है? 10 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है, क्वेश्चन समझना। और ये जो स्पीड है ये डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या चीज दे रखी है? ये दे रखा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम होता है स्पीड को बढ़ाना या कम करना। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग होगा तो वो स्पीड को बढ़ाएगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो वेलोसिटी को स्पीड को घटाएगा, ठीक है। इस यहाँ पे ये क्या चीज है? ये है स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि स्पीड इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस रेट से डिक्रीज हो रही है। मतलब इस पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो किधर काम कर रहा होगा? वेलोसिटी के अपोजिट काम कर रहा होगा। और कितना है यहाँ पे? 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में माना जाएगा? यहाँ पे वेलोसिटी के अपोजिट। ये चीज समझ में आई क्या? फिर इसने बोला इफ द टोटल एक्सेलरेशन, पार्टिकल का जो टोटल एक्सेलरेशन है वो है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टोटल मतलब कौन सा? एक तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है टोटल एक्सेलरेशन, जो 100 दे रखा है आपको। तो आपको पूछा रेडियस ऑफ द व्हील बताओ। व्हील की जो रेडियस है वो मान लो r है, तो r आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो इसके लिए पहले तो आपको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, उसमें ये आंसर छुपा हुआ है इसका। देखो पहले सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, उसके लिए हिंट दे रखा है। टोटल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और आपको पता है कि टोटल एक्सेलरेशन बराबर होता है अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं और उसके बाद में AC की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करूं तो AC बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस AT स्क्वायर। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो। A की वैल्यू 100 है और AT की वैल्यू कितनी है? 60। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सॉल्व करने पे 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने पास किसकी वैल्यू आई? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब रेडियस पूछी इसने तो याद करो AC इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन R। तो R कैलकुलेट करना है तो R हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन AC। V कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो। AC कितना है? 80। सॉल्व कर लो इसको। 100/80 यानी कितना आएगा? ये 5/4 आएगा क्या? मीटर। 5/4 मीटर। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1.25 मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A particle moves in a circle of radius 3 meter. Its linear speed is v equal to t square plus 2t. Find the resultant acceleration at t equal to 1 second. ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो दे रखी है टी स्क्वायर प्लस 2t, यानी कि वो टाइम पे डिपेंड कर रही है और टाइम के साथ में वो चेंज हो रही है, ठीक है। और आपको पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और ये कौन सा वाला एक्सेलरेशन आएगा? ये आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो पार्टिकल की स्पीड को चेंज करेगा। तो अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहता हूं तो उसके लिए सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आता है देखते हैं। देखो dv/dt, ये आएगा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और इसका आ जाएगा 2। और कब चेक करना आपको? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे चेक करना है। तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? 2 × 1 + 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? ये आ गया अपने पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी फाइंड करना पड़ेगा। अब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है v स्क्वायर अपॉन r। आपको रेडियस दे रखी है क्या? सर्कल की दे रखी है, कितनी है? रेडियस इज 3 मीटर। अब v की वैल्यू कैलकुलेट करो। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपको सारी चीजें पूछी जा रही है, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे v कितना होगा? पहले हम वही कैलकुलेट कर लेते हैं। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड v विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1, यानी कि कितना आया? ये आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास? ये आ गया अपने पास में v। अब इस फॉर्मूले को यूज करो और इससे
सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, कितना आएगा, v की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस की वैल्यू है 3, यह आएगा सॉल्व करने पे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब AC भी आ गया, AT भी आ गया, तो अब नेट एक्सेलरेशन बता दो, फॉर्मूला है AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, लगा दो। AC की वैल्यू कितनी है 3, AT की वैल्यू कितनी है, सॉल्व किया था ना 4, ठीक है ये रहा। तो बताओ नेट एक्सेलरेशन कितना, 9 + 16 यानी कि 25, अंडर रूट हटाओगे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉय रोटेटिंग ए स्टोन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड द स्टोन स्ट्राइक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, फाइंड द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन व्हेन इट इज इन सर्कुलर मोशन। ये बोल रहा है कि एक बॉय है, कोई बच्चा है, और वो एक पत्थर को धागे से बांध के घुमा रहा है, ठीक है, इस तरीके से वो क्या कर रहा है, धागे से एक पत्थर को बांध के इस तरीके से सर्कुलर मोशन करवा रहा है, ठीक है, इस तरीके से कर रहा है वो, ये वो बॉय है। अब क्या क्या दे रखा है इसके लिए, रेडियस दे रखी है 2 मीटर, कितनी ऊंचाई पे है अभी ये ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर, ठीक है। फिर इसने बोला कि अचानक से ये जो रस्सी ये टूट जाती है और जो पत्थर वो 10 मीटर दूर जाके जमीन पे गिरता है। तो अभी ये 5 मीटर ऊंचाई पे, यहाँ पे मान लो रस्सी टूट गई और ये यहां से कितनी दूरी पे जाके गिरा, टेंजेंशियली जाएगा वैसे तो ये, लेकिन इधर दिखा रहा हूं उसको बोर्ड में, ये 10 मीटर दूरी पे, मतलब जहां पे ये था अभी वहां से ये 10 मीटर दूर जाके गिरा। 5 मीटर ऊंचाई पे चक्कर लगा रहा था, 10 मीटर दूर जाके गिरा। एक चीज सोच के बताओ कि अगर ये 5 मीटर ऊंचाई पे था और 10 मीटर दूरी पे जाके गिर रहा है और इसको एक टेंजेंशियल स्पीड मिल रही होगी जिसकी वजह से ये ऐसे गया होगा, क्योंकि जब तक ये चक्कर लगा रहा था तब तक इसके पास एक स्पीड थी, रस्सी टूटते वो स्पीड इसके पास है, लेकिन वो सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं है अब रस्सी टूटने से, तो अब ये टेंजेंशियली जाके कहीं गिरेगा। तो ये जो यहाँ पे जो टेंजेंशियल स्पीड इसकी आएगी, ऐसे नहीं जाएगा, वैसे आप समझ जाना इसको, ये एक्चुअल में इधर जाएगा, जहां पे रस्सी टूटेगी उस पर टेंजेंट के अलोंग जाएगा। यहाँ पे मैं ऐसे दिखा रहा हूं इसको, यहाँ पे मान लो इसकी स्पीड थी v, तो याद करो कि ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस हो गया, जब प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से जब फेंका जाता है तो वो किसी r दूरी पे जाके गिरता है, r को हम बोलते हैं रेंज, ये हो गई इसकी मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे इन दोनों में v के साथ एक रिलेशन होता है, रेंज बराबर होती है v/2h/g, ये फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में, रेंज का फॉर्मूला ये। तो इससे v कैलकुलेट किया जा सकता है जो हमें चाहिए, है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। r का मतलब रेंज है, तो r√g/2h, वैल्यू पुट करो सारी, r की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, g की वैल्यू 10 और ऊंचाई क्या है 5 मीटर, तो ये 10 से 10 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यानी कि v आ गया अपने पास 10 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, ये तो आ गई स्पीड। अब इसने बोला है कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में था तो बताओ इस पे कितना सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन काम कर रहा था। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v की टर्म्स में, v²/r, v की वैल्यू 10 ले लो, रेडियस कितनी है 2 मीटर, बताओ क्या आएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यह है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन घुसा दिया इस क्वेश्चन में।